जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, जो आज आपका तीसरा वीडियो है। लेकिन आपको उससे पहले एक न्यूज़ दे दे रहा हूँ कि हमारे जो ऑफलाइन बैच है वो अब दूसरी जगह ट्रांसफर हो चुका है, एक जगह और बैच चल रहा है। तो शुक्र बाजार में ही आप आएंगे और एक स्थान प्रतिया वहां पर आएंगे और वहां पर ही आपको लोकेशन मिल जाएगा। अगर आपको लोकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे संपर्क नंबर मेरा दिया है, उस नंबर पे आप क्लिक करिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं डाल दूंगा और वो नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक और जानकारी दे दे रहा हूँ कि आप लोग जहां तक हो सके उतना न्यूज़ फैलाइए। ऑफलाइन बैचेज में हम लोगों ने सुपर टेट का भी बैच शुरू कर दिया है, जो आपका अभी हाल ही में 18 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10-15 दिन हुए हैं। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है आप उन तक शेयर करिए। अगर सुपर टेट और सी टेट के लिए स्पेशल टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए जिनको भी बैच चाहिए वो लोग आए, मेरा जो संपर्क नंबर है उस पर संपर्क करें और वो बैच की जानकारी ले सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक वो बैच चलता है। तो जिसको भी पढ़ने की इच्छा हो, जिसको भी लगता हो कि हम कुछ बेहतर दे पाएंगे, वो जरूर संपर्क करें हमसे। ठीक है दोस्तों। और एक न्यूज़ और है कि आप लोगों का जो एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है उसमें हम नया बैच देना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सूचना मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को अगर वो बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या मैं जीडी का बैच स्टार्ट करूँ। जीडी वाला जो आपका जीडी वाला फॉर्म नहीं आने वाला 56,000 का वैकेंसी एसएससी वाला, तो उसका क्या नया बैच जारी होना चाहिए, तो आप लोग अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप लोग बस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। चलिए दोस्तों, न्यूज़ समाप्त होता है। अब आगे की सूची। आगे का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। आज उसको हम शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, क्लास में बने रहिएगा। 10-15 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं लेकिन पूरा विस्तार दूंगा। तो ये सल्तनत काल में एक वीडियो नहीं मिलेगा, कम से कम सल्तनत काल के प्रैक्टिस सेशन में आपको 5 से 6 वीडियो, हो सकता है 10 वीडियो भी जा सकते हैं। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब आपको हम कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ और द्वितीय युद्ध भी इन्हीं दोनों के मध्य होता है। ध्यान से सुनिएगा। तराइन जो मैदान है वो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इधर से थे आपके पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और उधर से थे जो अफगानिस्तान का था, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। दोनों के मध्य युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ 1191 ईस्वी में, तो मोहम्मद गोरी उसमें हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक हैं, जो राजस्थान में अजमेर पड़ता है उसका शासक कौन है? आपके पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। हारने का 2 महत्वपूर्ण कारण था पृथ्वीराज चौहान का। पहला कारण यह था कि इन्होंने 1 साल में कोई तैयारी नहीं की थी युद्ध लड़ने की, और वो 1 साल तक जब युद्ध हार कर गया था पूरी तैयारी कर रहा था इनको हराने का। दूसरी बात कि जो कन्नौज का राजा था उसका नाम था जयचंद। जयचंद जो था उसकी बहन थी संयोगिता, जिसको पृथ्वीराज चौहान भगा कर लाकर शादी कर लिए थे। इस वजह से जयचंद ने इनका साथ नहीं दिया। जयचंद ने किसका साथ दे दिया? मोहम्मद गोरी का, और यह भी हार का इनका एक कारण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जब गोरी का मदद जयचंद कर देता है तो जयचंद के साथ भी लड़ाई लड़ लेते हैं कौन? गोरी। और कब लड़ते हैं? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, जो जयचंद और गोरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में गोरी जीत जाता है और जयचंद क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1194 में चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में। पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीत जाते हैं। द्वितीय जो युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 में हरा देता है। अब भारत में इसकी सत्ता आ जाती है, लेकिन ये खुद शासन नहीं करता है। इसने अपने इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था बख्तियार खिलजी और दूसरे का नाम था ऐबक। तो इसने बख्तियार और ऐबक 2 सेनापति थे जो इसके दास भी थे, दोनों को अलग अलग अभियान के लिए भेज दिया। बख्तियार को इसने बंगाल में अभियान करने के लिए भेज दिया। कहां पे भेज दिया? बंगाल में।
और बंगाल में जब बख्तियार खिलजी जा रहा था आक्रमण करने के लिए, तो रास्ते में ही इसने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में पड़ता है, उसको इन्होंने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इसने ध्वस्त कर दिया, जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक इतिहास बनकर ही रह गया। ठीक है दोस्तों, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, इतना याद रखिएगा। और हमारे लिए शर्म की बात है कि नालंदा जाने वाले रोड का नाम हमने नालंदा रोड रखो, बख्तियार रोड रखा है, बहुत शर्म की बात है दोस्तों। और उसके जंक्शन का नाम हमने बख्तियार जंक्शन रखा है, क्या गजब के लोग हैं वो। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और ऐबक को लाहौर में बना दिया शासक की तरह कि तुम देख रेख करना है यहाँ का, हिंदुस्तान का। ठीक है ना, और उसके बाद ये चला जाता है अपने प्रांत गौर प्रांत, इसका प्रांत था गौर प्रांत, वहीं चला जाता है। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी और ऐबक भारत में रह जाते हैं। ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। कब करता है? 1206 ईस्वी में ऐबक ही, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और लाहौर में इसने दास वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना। दास वंश इसलिए कहा गया क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गोरी का क्या था, दास था। क्लियर है? फिर देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब बनकर रहा। यह 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक राजा बनकर रहा। और कहा जाता है चौगान में खेल होता था, जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता था, उसको खेल रहा था और उसी पर से गिर जाता है और उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था, तो याद रखिएगा, इसने कुतुब मीनार बनवाया है दिल्ली में, जो किसी के नाम पे बनवाया है, वही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पे बनवाया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसके नाम पे बनवाया था, नींव रखा था, ये बताइएगा, दिल्ली में। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो संस्कृत विद्यालय था अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़वा करके इसने क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक मस्जिद बनवा दी। क्लियर है दोस्तों? और इसी ने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में पहला जो स्ट्रक्चर इन दास वंश में जो बनाया था, वह था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में बनवाई इसने। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक जरूर कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था जिसका नाम था इल्तुतमिश। यह दिल्ली सल्तनत में वास्तविक संस्थापक बनता है गुलाम वंश का। जो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी लाहौर में, उसको दिल्ली में स्थापित करने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान का पद नहीं लिया था, वो केवल एक संरक्षक के रूप में देख रहा था। ठीक है दोस्तों, सुल्तान का पद लेने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने। और यह दिल्ली का पहला सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का, जो 1210 ईस्वी में बनता है। कब बनता है, 1210 ईस्वी में। 1210 से लेकर के 1200 लगभग 36 ईस्वी तक यह दिल्ली का सुल्तान बनकर रहा, और यही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है ना दोस्तों, अब यहां आते हैं, तुर्कान-ए-चिहलगानी पद किसने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो समझते हैं ये क्या था। यह 40 लोगों का एक समूह था, यानी 40 लोग थे जिन्हें हम 40 सरदार कहते थे। ये 40 लोग थे जिन्हें हम क्या कहते थे, 40 सरदार। अरे आपने वो कहानी सुनी है, अली बाबा 40 चोर, तो समझ लीजिए वही है। हाँ, एक अली बाबा है जिसका नाम है इल्तुतमिश, और उसके 40 चोर हैं जो 40 सरदार हैं, बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मुखिया है अली बाबा, उसका नाम क्या है, मान के जानते हैं, मुखिया तो ऐसे कोई नहीं था। और अली बाबा जो थे वो दूसरे एक उसमें किरदार दिखाए गए, हालांकि वो सब कहानी से 40 सरदार तुर्कान-ए-चिहलगानी में थे, और यह बैठाने का काम किया था इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही 40 सरदारों की नियुक्ति की थी, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी कहा जाता था। ये राजकाट में भाग लेते थे। ठीक है ना, चलिएगा। टका और जीतल किस धातु के बने होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इल्तुतमिश ने ही टका बनवाया और जीतल बनवाया। पहला क्वेश्चन का उत्तर यही है कि टका और जीतल किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया। जो टका बनवाया है चांदी का बनवाया। टका किसका बना होता था, चांदी का। जीतल किसका बना होता था, तांबे का। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इल्तुतमिश ने जो टका बनवाया था किस धातु का था, चांदी का था, और जो जीतल बनवाया था किस धातु का था, तांबा का था। और ये दोनों बनवाने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका कौन बनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इल्तुतमिश की ही पुत्री थी जिसका नाम था रजिया। क्या नाम था दोस्तों? रजिया, जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका बनकर रही। कहने का मतलब है अभी तक दिल्ली सल्तनत में कोई महिला नहीं और बैठेगी भी नहीं, केवल इकलौती यही है जो रजिया है, वो इल्तुतमिश की कौन है? पुत्री है। और यही दिल्ली सल्तनत में एकमात्र क्या बनती है भैया? शासिका बनती है। इल्तुतमिश की क्या है भैया? ये पुत्री। इल्तुतमिश की क्या है? ये पुत्री है रजिया। ठीक है ना दोस्तों? चलिएगा, रक्त एवं लौह की नीति किसने चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी गुलाम वंश में एक और आता है गुलाम, जिसका नाम था बलबन। जिसका क्या नाम था? गियासुद्दीन बलबन। और बलबन ने ही कौन सी नीति चलाई? रक्त एवं लौह की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बलबन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलबन, देखिए दासों में एक नाम ऐबक का मिलेगा, एक नाम इल्तुतमिश का मिलेगा, एक नाम बलबन का। तो दास वंश में 3 शासक ऐसे हैं जो दास थे। दास वंश में 3 शासक ऐसे हैं जो 3 शासक हैं वो दास थे। उनका क्या क्या नाम है? एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक इल्तुतमिश और एक बलबन। इसने ही रक्त एवं लौह की नीति चलाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई? नवरोज किसने शुरू किया? ये समझेंगे पहले है क्या। इन सबको चलाने का काम एक ही व्यक्ति करेगा जिसका नाम है बलबन। लेकिन है क्या, ये जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। ठीक है ना? सिजदा जो है, सिजदा होता था झुककर प्रणाम करना। झुककर क्या करना? प्रणाम। शासक को झुककर क्या करना? झुककर प्रणाम करना। जब भी राज दरबार में शासक आएगा, ये बलबन नहीं चलाएगा। जब मैं दरबार में आऊं तो जितने दरबारी हैं वो लोग झुककर क्या करें? ऐसे झुक करके ऐसे दोस्तों क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। ठीक है ना? और पैबोस क्या होता है कि चरण मतलब एकदम दंडवत गिर जाना, पैरों को चूमना। मतलब पैरों को क्या करना है? यहाँ पे चूमना, पैरों को चूमना। अब सोचिए कितना खतरनाक है। ठीक है ना? झुककर प्रणाम करने को सिजदा कहा कि सिजदा करिए मेरा, और प्लस मेरे पैबोस प्रथा मतलब ये होता है कि झुक करके मेरे पैर की जो उसको चूमिए और मेरा स्वागत करिए। ये कौन कहता था? बलबन। ये सब चलाने का काम किसने किया था? बलबन ने। ओके दोस्तों, अगला नवरोज किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवरोज पहले तो जानेंगे है क्या? यह पारसी लोगों का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है। पारसी लोग का नया वर्ष का है, नया वर्ष जिसे नवरोज कहते हैं। ये नवरोज एक त्योहार है जो किसका? पारसी लोगों का है। और ये लोग नया साल इस दिन से मानते हैं पारसी लोग। और इसको भी मनाने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? बलबन ने किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइए। और जो मैंने आपको न्यूज़ दिया कि हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं, सुपर टेट के बैच चल रहे हैं, टेट के भी बैच चल रहा है और सीटेट का भी सुबह 7 बजे से ये बैच चल रहा है। आप दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा मैं, उस नंबर पे संपर्क करिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेट, सुपर टेट और सीटेट का बैच चल रहा है और उसके साथ साथ पेट का भी बैच आपका चल रहा है। एसएससी जीडी का जो बैच है वो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा। तो आप लोग एक बार अवसर दीजिए हमें यहाँ पे आने का। जो यहाँ पे संस्थान है हमारा शुक्ल बाजार, पता है यहाँ पे शुक्ल बाजार अम्बेडकर नगर, उस संस्थान का नाम है सक्सेस पॉइंट करियर इंस्टीट्यूट या सक्सेस पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आप लोग यहाँ पे आके पता करिएगा, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा वो नंबर। और आप लोग एक बार अवसर दीजिए हमें पढ़ाने का, तो देखेंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जरूरतमंद लोगों को मिल सके यहाँ पे सुविधा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।